हेलो एवरीवन। सो अपने पीएनसी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया था और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन को डिफाइन किया था, लाइक इंटीग्रल सोल्यूशन, जहां पे नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव वाला केस लिया था। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट, कनेक्टिंग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज मल्टीनॉमियल थ्योरम। ठीक है, इट इज समवॉट सिमिलर टू सोल्यूशन या इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। वैसे ही कुछ दिखता है। इसका यूज कैसे है समझना। सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr कोई नंबर्स हैं जिनका सम मुझे चाहिए इक्वल टू n। ठीक है, सो आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है, हम देख चुके हैं पहले भी, इसमें भी इंटीग्रल सोल्यूशन ही है। बट अभी एक बार एक केस रिकॉल करना, जब हमने इसका सोल्यूशन देखा था तो हमने दो केस पढ़े थे, पॉजिटिव सोल्यूशन एंड नॉन नेगेटिव सोल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स एक केस जहां पे 0 इन्वॉल्व है, एक केस जहां पे 1 से स्टार्ट होगा बेसिकली। ठीक है, और इनके अपर वैल्यू पे कोई बाउंडेशन नहीं था। ठीक है, अपर वैल्यू बाय डिफॉल्ट को अरेंज करता था। बट सपोज करो अब मैं इनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बाउंडेड कर दूं। लाइक मैं आपसे बोलूं कि जो x1 है वो मेरे पास a1 या उससे बड़ा, एट द सेम टाइम b1 या इससे छोटा होना चाहिए। जो x2 है ये a2 से बड़ा और b2 से छोटा होना चाहिए, एंड सो ऑन। जो xr है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू br एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ar। अब मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी। लाइक अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10, तो पहले हम क्या बोलते थे, सिर्फ इतना चेक करते थे कि 0 बन सकता है कि नहीं, दैट इज नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला केस। अब सपोज करो मैंने आपसे बोला कि जो x1 का वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक ही हो सकता है, x2 का वैल्यू 2 से लेके 7 तक ही हो सकता है, x3 का वैल्यू कुछ एक रेंज दे दिया आपको। तो अब क्या किया मैंने क्वेश्चंस में जो अपने वेरिएबल थे, या सिंपल वे में बोलूं तो जो बॉक्सेस थे उस पर बाउंडेशन लगा दी कि अब इस बॉक्स में कम से कम इतने ऑब्जेक्ट आना चाहिए और मैक्सिमम उतने ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। लाइक फॉर द फर्स्ट बॉक्स में मैंने क्या बोला, कम से कम a1 ऑब्जेक्ट आना चाहिए एंड मैक्सिमम कितना आ सकता है b1, प्रोवाइडेड ये सब इंटीजर ही चल रहा है। लाइक n भी इंटीजर है, a1 b1 a2 b2 ये सब इंटीजर है। हम लोग इंटीजर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। सो अब इस चीज के सोल्यूशन कैसे आएंगे या फिर इस चीज के कितने सोल्यूशन होंगे, तो इसका एक टेक्निक होता है समझना। इसको हम बोलते हैं मल्टीनॉमियल थ्योरम। क्यों बोलते हैं उसका रीजन है, मैं क्या करूंगा, मैं x1 के जितने केसेस हैं उन सबको लिख दूंगा। x1 का अपने पास वैल्यू क्या रखा है, a1 से लेके b1 तक लाई कर सकता है। तो x टू दी पावर मैं लिख रहा हूँ a1, दिस इज मिनिमम, प्लस x टू दी पावर a1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू x टू दी पावर b1। सेम वे में हम बात करते हैं x2 का। x2 का मैं वैल्यू लिखूंगा तो x2 का मिनिमम वैल्यू कितना है a1, तो मैंने लिखा a2, x का पावर a2, x का पावर a2 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू x टू दी पावर b2। सिमिलरली सबके लिए अप्लाई किया, सो फाइनली लास्ट मुझे दिखेगा xr के लिए अपना मिनिमम वैल्यू कितना चल रहा है ar, तो x टू दी पावर ar प्लस 1 अप टू x टू दी पावर br। ठीक है, अब ये क्यों किया उसका रीजन समझना। देख, जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ पावर को ऑब्जर्व करना, नंबर सबके सेम लिखे हुए, सब में x लिखा हुआ है। क्या मैं बोलूं, जब सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो x का जो पावर बनेगा सबसे कम मिनिमम पावर वो तब बनेगा जब ये सब फर्स्ट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो। सो मिनिमम पावर बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू ar, जो आपको यहाँ पे लॉजिकली दिख रहा होगा कि ये सब इनके मिनिमम वैल्यूज है। मैक्सिमम पावर कितना बनेगा, जब इनके मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाई होंगे, b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू br। इस मिनिमम और इस मैक्सिमम इन दोनों के बीच में कहीं n लाई कर रहा होगा, मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे जहां पे x का पावर नेट n हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किन से एडिशन बन के हुआ हमको पता नहीं है, बट हाँ पावर n बीच में आएगा बिकॉज वही n अपने पास इन सब की पावर से बड़ा है, एट द सेम टाइम इन सब के पावर के सम से या इन सब के सम से छोटा है बेसिकली। ठीक है, सो होगा क्या, मैंने ये मल्टीनॉमियल में कन्वर्ट किया। अब मैं सिंपल सा बोलूंगा, ये जो मेरा आंसर है, लाइक मुझे इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, सो नंबर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली कैसे आ जाएंगे, इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन अबव एक्सपांशन, इन एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म। अब कैसे इसको सॉल्व करना वो समझना, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्यों, ये सब एक जीपी लिखा हुआ है अपने पास। ठीक है, जीपी के सब का फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, जीपी के सब का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं
दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है, तो हर एक का टर्म एक जीपी बनेगा जिससे आपको एक सिंपल सा पार्ट मिलता है। अभी देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट जब हम इसी को क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो हमको चीज समझ जाएगी कि चीजें आसान है। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए जिसको आपने बाइनोमियल में आई थिंक पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of coefficient of x to the power r in the expansion of 1 minus x to the power minus n। ये कोएफिशिएंट होता है अपने पास n plus r minus 1 CR। इस चीज को ध्यान रखो, अगर आपको पता नहीं है तो इसका डेरिवेशन देखो, बिकॉज ये चीज हम लोगों ने डिराइव कर रखी है इन केस ऑफ बाइनोमियल। जब बाइनोमियल को आप पढ़ते हो नेगेटिव इंडेक्स के लिए या नेगेटिव पावर के लिए तो ये अपना टर्म आता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये समझना, जितनी भी एपी बनाओगे ना, जितनी भी जीपी बनाओगे, उन सब जीपी का कॉमन रेशियो पता है क्या आने वाला है, x। आप चेक करो कॉमन रेशियो मतलब क्या आता था, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड। सभी का कॉमन रेशियो x बनेगा और सभी के अपॉन में फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन या 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो सभी के अपॉन में 1 माइनस एक्स का टर्म बनने वाला है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हुआ सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया कि एग्जैक्टली मल्टीनोमियल होता क्या है। अब इसको और बेटर वे में समझते हैं थ्रू एग्जांपल, वहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है और इसका मीनिंग और क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल मीनिंग समझा कि उसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं उसका रीजन हम देखते हैं किसी एग्जाम्पल्स पे। ओके, इसी पार्ट का एग्जांपल देखते हैं। Find the number of ways in which 3 persons throws a normal die to get some 11। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा है, समझना। 3 पर्सन्स ने डाई थ्रो किए, आपको केसेस बताने हैं कि कितने केस ऐसे हैं जिनमें उनका जो सम ऑफ नंबर्स है वो कितना आ जाए, 11। अब इसको मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, सपोज करूँ फर्स्ट पर्सन को नंबर आया x1, सेकेंड पर्सन को नंबर आया x2, थर्ड पर्सन को नंबर आया x3, तीनों का सम क्या चाहिए, 11। क्या अपना क्वेश्चन, अपनी इक्वेशन रिड्यूस हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमको तो इसको सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या फिर पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बन रहेगा। द रीजन बीइंग के x1, x2, x3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई। डाई पे जो भी नंबर होगा वो 1 या 1 से बड़े रहेगा हमेशा, बट एट द सेम टाइम एक चीज और भी है कि जो डाई पे नंबर रहेगा वो 6 या 6 से छोटा भी रहेगा। आप तो सोचो, अगर आपने आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला, सो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, इसके आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिलेंगे बट सारे केस मिलेंगे। सारे केस का मतलब क्या हुआ समझना, 1, 1, 9 ये भी सोल्यूशन मिलेगा, पर क्या एक्चुअली में ये सोल्यूशन आ सकता है, नहीं। डाई पे नंबर 9 कैसे आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मैंने ये इक्वेशन तो बनाया बट साथ में मैंने एक कंडीशन भी लिखी कि जो x1 है, या फिर इनफैक्ट मैं तीनों को साथ में लिख सकता हूँ, x1, x2, x3 तीनों ही कहां से कहां तक लाई करते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल केस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टीनोमियल। अब सीखना कि इसको लगाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करना है। मैंने देखा कि तीनों का ही वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 6 तक। तो पहले मैंने सीरीज बनाया x1 के करस्पॉन्डिंग, स्टार्ट करूंगा पावर मिनिमम वैल्यू मतलब 1, फिर नेक्स्ट मैंने लिखा 2, अब 2 कहां तक, x टू द पावर 6। क्या आई कैन से सेकंड के लिए भी सेम बनेगा और थर्ड के लिए भी सेम बनेगा। सो इसी को क्यूब कर दूं ना, बस करें, ये बना अपना एक्सप्रेशन। मुझे क्या चाहिए, 11 कब आएगा, तो मैं बोलूंगा इसमें ऑब्जर्व करो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। अब समझना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे देख, ये 6 टर्म का एक आपके पास यू कैन से टर्म लिखा हुआ है, एक यू कैन से एक नंबर लिखा है या फिर एक एक्सपांशन लिखा हुआ है बेसिकली। जब इसको एक्सपांड करोगे तो x का मिनिमम पावर कितना आएगा, 3, और x का मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, 18। वही तो इसका मीनिंग भी था कि जब डाई थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम कितना आ सकता है, 3, और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, तो क्या आ जाए 6, 6, 6 मतलब 18। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं 11 बनेगा, कितनी बार आई डोंट नो, बट मैं वही निकालने जा रहा हूं कि x की पावर 11 कितनी बार बनेगा, बिकॉज वही तो कोएफिशिएंट होता है अपने पास। जितनी बार x की पावर 11 बन पाएगा मतलब उतनी बार 11 बनने का चांसेस है, उतने 11 के केसेस हैं अपने पास। सो यहाँ से जब मैं x की पावर 11 का कोएफिशिएंट निकाल दूंगा तो वही क्या हो जाएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ अब जैसा मैंने आपको बताया था जीपी बनता है, पर एक चीज और समझो, जीपी तो बन रहा है पर इन सब में से x कॉमन भी आ रहा है। जब इन सब में से x कॉमन आएगा तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, x³
इनटू, अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अप टू एक्स टू द पावर 5 होल का क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 11 निकालना था। इसके अंदर मुझे पता है कि हर टर्म में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, एक्स क्यूब। तो खाली मैं इतने पार्ट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 निकाल लूं, बिकॉज फाइनली एक्स क्यूब तो सब में मल्टीप्लाई हो गई होगा। क्यों, मिनिमम वैल्यू 3 आना ही चाहिए ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को और रिड्यूस कर रहा हूं। मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 8 इन 1 प्लस एक्स अप टू एक्स टू दी पावर 5 होल की पावर क्यूब। क्यों, समझे, बिकॉज 3 ऑलरेडी आ चुका था, तो अब कितना रिक्वायर्ड है, 8 टू गेट 11। नाउ अब इसको मैं जीपी अप्लाई करता हूं। जब मैंने इसको जीपी अप्लाई किया तो ये कैसा दिखेगा, जीपी का फॉर्मूला सम का क्या होता था, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ए तो हो गया 1 माइनस आर रेज टू एन, तो मैं लिखूं 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब ये पावर 6 क्यों आया, 1 तो फर्स्ट टर्म था, इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन। आर अपना कितना हो गया, एक्स, एंड एन डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स। आप खुद देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 6 तो केस पॉसिबल थे हर एक को लेके। तो 1 माइनस एक्स की पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, अपॉन में क्या आता है 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये बना अपना टर्म। अब हमको इसमें क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11। ठीक है, इन दिस पार्ट। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सपांशन। एक्सपांशन के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 3। मैंने आपको इसी बारे में बताया था कि जब आपको इस पार्ट का, ऐसे पार्ट का एक्सपांशन मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी कोफिशिएंट को ध्यान रखो बस खाली। ठीक है, चल हमेशा ऐसे केस में ध्यान रखो। इसको तो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे अपने क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, सॉरी 11 नहीं, हम लोग 8 तक पहुंच चुके हैं ना ऑलरेडी, बिकॉज 11 तो पहले था, फाइनली हम लोग 8 निकाल रहे थे। अब मुझे अपने क्वेश्चन को दिमाग में रखना है कि मुझे x की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना है। मतलब जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे सिर्फ वही पावर देखनी है जो 8 या 8 से कम है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, 1। सेकेंड टर्म इज माइनस ऑफ 3c1 इंटू एक्स टू द पावर 6। मैं डायरेक्टली या तो आप क्यूब ओपन करो या फिर एक्सपांशन लगाओ, एक ही बात है। जब नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म तो एक्स की पावर 12 बन जाएगा, दैट मींस 8 से बड़ा हो गया, तो आगे के टर्म मेरे कोई काम के ही नहीं, मुझे सिर्फ यही टर्म से मतलब था। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। अब उस टर्म का यूज आएगा, देखना कैसे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। इस 1 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे x की पावर 8 में होगा तो अपना x की पावर 8 बन जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक टर्म तो वहां से आएगा। मतलब मुझे इसके अंदर क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन 1 माइनस x की पावर माइनस 3 माइनस 3c1 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 6 बनाए, इसमें इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6 के साथ, x की पावर 8 बने, तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, x स्क्वायर, बिकॉज जब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे x की पावर 6, तो नेट कितना बन जाएगा, x की पावर 8, साथ में एक 3c1 ऑलरेडी लिखा था, तो माइनस 3c1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 माइनस x की पावर माइनस 3। कैसे बनाया उसको वापिस एक बार समझ लो, यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। इसका एक्सपांशन यहाँ लिखा, इसका एक्सपांशन लिखा नहीं, इसको आगे यूज करेंगे। इसके एक्सपांशन में सिर्फ वही टर्म लिखी जो अपने काम की थी, मतलब वो टर्म जो x की पावर 8 से छोटी थी। तो फर्स्ट टर्म तो 1 बनेगा, सेकंड टर्म x की पावर 6, थर्ड x की पावर 12 बन जाएगा, मेरे कोई काम का नहीं, उसका एक इनफैक्ट कोई टर्म काम की नहीं। नेक्स्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों में हर टर्म का मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा कि x की पावर 8 बने, तो वो x की पावर 8 ही होना चाहिए मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन दिस टर्म, ये तो एक आंसर रहेगा। बीच में माइनस था 3c1, x की पावर 6 ऑलरेडी बन चुका है, तो अब क्या मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या था, n प्लस r माइनस 1cr, तो यहाँ पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3 है, सो 3 प्लस 8 माइनस 1 c8 माइनस 3c1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 1
सी, आर कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा अपने पास 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10C8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4C2, 4C2 का वैल्यू होता है अपने पास 6, ठीक है 4C2 या इट्स 6, तो ये बनेगा अपना वैल्यू। नाउ 10C8, 10C8 का वैल्यू कितना था, 10C8 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 9 दैट इज 45 माइनस 6 इंटू 3 18, तो यहाँ अपने को आंसर मिला देयर आर 27 पॉसिबिलिटीज जिसमें वो 3% जब डाई थ्रो करेंगे तो उनका सम ऑफ नंबर्स क्या बनने वाला है 11। सो यहाँ से हमने केस को रिजॉल्व किया। अगेन पहली कंडीशन के डायरेक्ट हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अपर बाउंडेशन। अपर बाउंडेशन क्या था कि 6 था। अगर यहाँ ऐसा बोलता है कि सिर्फ 1 से बड़े हैं मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता, बट यहाँ पे दोनों कंडीशन थी मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, इसलिए हम लोगों ने मल्टीनोमियल यूज किया। सेकेंडली व्हाइल सॉल्विंग द मल्टीनोमियल मुझे दोनों सीरीज को प्रॉपर्ली एक्सपांड करना है। पॉजिटिव पावर वाली सीरीज को नॉर्मल एक्सपांड किया, नेगेटिव पावर के सिर्फ कोएफिशिएंट को यूज किया। फाइनली हमको आंसर मिला देयर आर 27 ways in which we can distribute or in which we can get a sum 11 where 3% can throw a dice. ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज वी कैन गेट अ सम ग्रेटर देन 17 बाय थ्रोइंग 6 डिस्टिंक्ट डाइस। ऑब्वियसली नॉर्मल डाइस गेम प्लस। नाउ लास्ट केस में क्या था, एग्जैक्टली 11 सम चाहिए था, अब सम चाहिए ग्रेटर देन 17। एक चीज ध्यान रखो हमेशा, जब भी अपने को क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन समथिंग, कोशिश करो उसको लेस देन समथिंग कन्वर्ट करने की। क्यों? उसका रीजन है लेस देन का केस हमने सॉल्व करना ऑलरेडी सीख रखा है व्हाइल सॉल्विंग दी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसको मैं ऐसा समझता हूँ, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है उसको मैं अगर ऐसा देखूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया, सपोज करो फर्स्ट पर्सन को x1 नंबर आया, सेकेंड पर्सन को x2 अप टू लास्ट पर्सन जो 6 पर्सन है उसको आया x6। तो मुझे कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ बोला है ग्रेटर देन 17। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू 17, ठीक है। मतलब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वो केसेस सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। हमको आंसर क्या चाहिए था 17 से बड़ा, तो मैंने 17 और उससे छोटे केस सॉल्व किए फॉर ऑब्वियस रीजन। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पे इनइक्वेशन था, तो याद करो मैंने इस इनइक्वेशन को हटा के एक नया बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था जिससे अपने सारे केस बाय डिफॉल्ट बन गए थे, मेथड शॉर्ट हो गया था बेसिकली। यहाँ भी सेम चीज मैं करूंगा, तो इसलिए मैं इस केस को यूज कर रहा हूँ। बट मुझे एंड में एक चीज का ध्यान रखना है कि आई एम यूजिंग नेगेटिव अप्रोच, तो मुझे टोटल केसेस में से मेरे आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ पहला अपना क्वेश्चन होना चाहिए कि टोटल केसेस कितने बनेंगे। नाउ टोटल केसेस अपना नॉर्मल बेस से निकलेगा। फर्स्ट डाई के या फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शन, 6, कोई भी आ सकता है। सेकंड के पास भी 6, थर्ड के पास भी 6, तो टोटल केस आपके सिंपल हो जाएंगे 6 रेज़ टू पावर 6। तो जो मैं आंसर यहाँ से निकालूंगा मुझे उस आंसर को 6 रेज़ टू पावर 6 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट माय एक्चुअल आंसर, ठीक है। नाउ इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हम लोगों ने एक नया बॉक्स इंट्रोड्यूस किया था। लेट अस से मैं यहाँ पे एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पर्सन x7, वो भी अपने पास कुछ ना कुछ डाई थ्रो कर रहा है सच दैट अब इन सबका सम कितना आ रहा है अपने पास 70। बट बी केयरफुल विद द कंडीशन, ये सब तो प्रॉपर डाई की कंडीशन है, मतलब x1 से लेके तो x6 तक इन सबका वैल्यू 6 से छोटा रहेगा या फिर 6 के इक्वल और 1 से बड़ा, पर x7 पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैं सिंपल सा बोलूंगा जो x7 है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमको उस पार्ट पर पर्टिकुलरली केयरफुल रहना पड़ेगा, वहां मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ये बने अपने कंडीशन। अब मैं इस कंडीशन को किस में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीनोमियल में। मुझे क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 को मुझे ऑब्जर्व करना था n। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखना, एक एक्सप्रेशन तो इनके लिए बनेगा विच इज x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 अप टू कहां तक x टू द पावर 6, और ऐसा कितनी बार आएगा, टोटल आएगा 6 टाइम्स। एक 7 के लिए भी बनेगा, ये स्टार्ट होगा x टू द पावर 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू क्या था 0, प्लस x टू द पावर 1 x टू द पावर 2। अब यहाँ पे कोई अपर बाउंडेशन नहीं है तो ये चलेगा अप टू इंफिनिटी, ठीक है। यही यहाँ पे खास बात थी अपने पास। नाउ मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 जैसा लास्ट टाइम किया वही वापस करूंगा। इन सब में से पहले x कॉमन ले लूंगा। जब मैंने इन सब में से x कॉमन लिया तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 इन
x मैंने कॉमन लिया तो कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा कॉमन। सो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू ये इंफिनिटी है। ऐसा नहीं करता आप मेरे को सर दोनों सिमिलर तो दिख रहे हैं, दोनों को सेम ही ले लो, नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अब तक इंफिनिटी जा रहा है और ये 5 तक लिमिटेड हो गया अपने पास, ठीक है, बाय टेकिंग x कॉमन। अब जब मैं इस पूरे टर्म में x की पावर 17 का कोएफिशिएंट देख रहा था तो इन सब में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, x की पावर 6, मतलब अब मैं किसका कोएफिशिएंट देख लूं, सिर्फ इतने पार्ट में मैं कोएफिशिएंट देख लूंगा x की पावर 11 का, बिकॉज इतने पार्ट में जो x की पावर 11 बनेगा उससे क्या मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 6, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा 17। सो अब मैं इस क्वेश्चन को रिड्यूस करता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन 1 प्लस एक्स अप टू x to the power 5 is whole की power 6 into 1 plus x square and so on, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सीरीज यूज करते हैं जो अपना जीपी वाला पार्ट था। सो क्वेश्चन अभी भी सेम रहेगा अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11 इन, यहाँ पे अप्लाई किया जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 1, कॉमन रेशियो अगेन x, तो इसको मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 होल अपॉन 1 माइनस 6 पूरे का पावर 6, वही लास्ट टाइम का एक्सप्रेशन से 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितना r, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सॉरी एक्स टू दी पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स से 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, होल अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो अपना x था और पूरे की पावर 6, बिकॉज यहाँ पावर 6 चल रहा था। सेकेंड टर्म में मुझे केयरफुल रहना है, सेकेंड टर्म इनफाइनाइट जीपी के सब का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन 1 माइनस r, तो इस केस में a हो गया 1 एंड 1 माइनस r बिकम्स 1 माइनस x। तो अब ये क्वेश्चन रिड्यूस कैसे हुआ इसको समझो, ये क्वेश्चन रिड्यूस हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन, फर्स्ट टर्म को मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 होल की पावर 6 और नीचे ये जो 1 माइनस एक्स है इस पूरे की पावर आ जाएगा -7, ठीक है, -6 तो यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे भी था तो -7 हो गया टोटल। नाउ जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, फर्स्ट टर्म को तो एक्सपांड कर देंगे उतना जितना रिक्वायर्ड है, मतलब मैं बोलूंगा कि x की पावर 11 या इससे छोटी होनी चाहिए तब तक एक्सपांड करो। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इज nc0 मतलब 1, सेकेंड टर्म माइनस nc1 तो 6c1 x टू द पावर 6, थर्ड टर्म में x की पावर 6 का स्क्वायर मतलब x की पावर 12 बन जाएगा, तो वो हमारे कोई काम कर रही है, मतलब 2 ही टर्म एक्सपांड करने के। नाउ अब यहाँ पे सेम 1 माइनस एक्स की पावर -7, वापस से मैं सेम टेक्निक यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना चाहिए, x की पावर 11, सो पहला मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, ये जो भी कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ वो इसके अंदर है, माइनस 6c1 टाइम्स, अब यहाँ पे कितना आ चुका है 6, तो यहाँ पे कितना चाहिए x की पावर 5 टू मेक इट 11, माइनस 6c1 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब x की पावर 11 का कोएफिशिएंट इन दिस टर्म कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 माइनस 1, 11 प्लस 7 माइनस 1 c, r का वैल्यू कितना है 11, माइनस 6c1 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, 7 प्लस 5 माइनस 1, 7 प्लस 5 माइनस 1 c 5, ठीक है। फाइनली अभी कैसा दिखेगा, 11 प्लस 7 18 minus 1, so this becomes 17c11 minus 6 times 11c5, ये हुआ अपना फाइनल इस केस का आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज हम लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव अप्रोच, तो माय फाइनल आंसर शुड बी 6 to the power 6 total cases minus this value which makes it minus 17c11 plus 6 times of 11c5। ऑब्वियसली आपको वैल्यू निकालने को नहीं बोल सकता, बट क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या बोलेगा, इस पूरे का जो आंसर है वो इस फॉर्म में है और यहाँ पे कहीं ए या बी लिख देगा, बोलेगा ए बताओ बेसिकली। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट हमको लॉजिक पे ध्यान रखना है। 2 लॉजिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि क्वेश्चन था अपने पास ग्रेटर देन का, तो मैंने किस में रिड्यूस किया, लेस देन, बिकॉज ये हमको सॉल्व करना आता था। सेकेंड, लेस देन वाले केस को हम लोग क्या करते थे, बॉक्स को एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेके आते थे सच दैट वो कंपनसेट हो जाए और अपने को सारे केस मिले। मुझे इस केस में क्या ध्यान रखना था कि मेरे जो स्टार्टिंग के 6 डाइस थे उनको तो लिमिटेशन था कि वो 6 तक ही नंबर दे सकते हैं, बट जो 7 थे वो डाई नहीं था एक्चुअली, वो कुछ भी नंबर आ सकता है स्टार्टिंग में 0 अप टू इंफिनिटी, तो मैंने उस केस को सेपरेटली सॉल्व किया। अगेन
जब भी हम मल्टीनॉमियल का अप्रोच यूज करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पास यूज करना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, जो होता है एक्सपांशन ऑफ नेगेटिव टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपने को बोला इन हाउ मेनी वेज 3 persons A, B and C having 6, 7, 8 1 rupee coin respectively can donate ₹10 collectively। Okay, now again similar type का क्वेश्चन हो गया। इसको ऐसा स्टार्ट करता हूँ मैं, सपोज A ने डोनेट किया है लेट अस से x1 अमाउंट, B ने डोनेट किया है x2 अमाउंट एंड C ने डोनेट किया है x3 अमाउंट। सो इन सब का सम कितना होना चाहिए अपने पास? दैट शुड बी इक्वल्स टू 10। नाउ अब मैं आता हूँ कंडीशन पे। कंडीशन कैसा बनेगा? अब तक जो हमने दो क्वेश्चन किए उन दोनों में क्या खास बात थी कि तीनों की कंडीशन तकरीबन सेम थी, जितने भी अपने वेरिएबल थे उनकी कंडीशन मोर और सेम चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, देखना कैसे। x1 की जो अपने कंडीशन दी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है कि x1 का वैल्यू अपने पास स्टार्टिंग विद 0 अप टू 6। आप बोलोगे 0 से स्टार्ट क्यों? तो आई कैन से कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि उनको एटलीस्ट 1 रुपी दे रही है, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल कि A ने कुछ नहीं दिया और B और C ने 5 दे दिया, तो वो केस भी चलेगा, जिसकी वजह से A का जो मिनिमम वैल्यू वो कितना हो सकता है? 0। सेम विद x2। x2 ये बोलेगा मैक्सिमम टू 7 एंड अगेन मिनिमम 0 एंड सेम x3 मैक्सिमम ये हो जाएगा 8 एंड अगेन मिनिमम 0। सो ये अपने केसेस चलेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैं एक्सपांशन क्रिएट करूंगा तो मुझे देखना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। इसका एक्सपांशन क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक? x रेज टू 6। सेकेंड एक्सपांशन बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x रेज टू 7। नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स अप टू x रेज टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? स्टार्ट 1 से किया, क्योंकि ऑब्वियसली x की पावर 0। ठीक है, नाउ इस पूरे में मुझे क्या ऑब्जर्व करना है? x की पावर 10 का कोफिशिएंट। देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए सब में यहाँ पे x था तो कॉमन निकालना आसान हो गया था। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी भी क्वेश्चन में x नहीं है एक्चुअली, पहले सब में 1 चल रहा है तो नॉर्मल जीपी बने हैं। मैं डायरेक्टली जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो हमेशा हम लोग क्या करते थे? क्वेश्चन को इसके रिस्पेक्ट में चेंज करते थे। अब मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं करूंगा, सेम रखूंगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, इसका सम कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आएगा फर्स्ट पार्ट, इनटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 होल अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होगा सेकेंड पार्ट, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 होल अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होगा अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है कि एक ही पार्ट के मल्टीपल एक्सपांशन बनते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूं तो अब ये क्वेश्चन मुझे कैसा दिखना चाहिए? दिस शुड लुक लाइक कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। न्यूमरेटर को एक साथ लिख लेता हूं। ये देखिएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 3। ये बनेगा अपना एक्सपांशन। नाउ अब अपने पास यहाँ पे कैसा है? ये 3 टर्म तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होने वाले हैं और यहाँ पे चलेगा एक्सपांशन। अब इन 3 टर्म में कंडीशन समझना, जब इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको टोटल 8 टर्म्स मिलने वाली है, 2 into 2 into 2, बट सभी टर्म्स मेरे काम की रहेगी। क्यों? समझना, मुझे वो टर्म्स ऑब्जर्व करनी है जिनमें x का पावर क्या है? 10 या 10 से कम। तो अगेन इसके जो 8 टर्म्स बनने वाले मैं सभी 8 टर्म्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वापस से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। यहाँ पे पहला टर्म बनेगा 1 into 1 into 1, डेफिनेटली काम का है वो x की पावर 10 से छोटा है। दूसरा टर्म में लिख रहा हूँ x की पावर 7। ये कब बनेगा? जब इस x की पावर 7 का मल्टीप्लाई 1 और 1 में होगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ x की पावर 7। नेक्स्ट x की पावर 8, जब इस x की पावर 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों 1 में होगा, सो माइनस x की पावर 8। नेक्स्ट इज x की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय दीस टू टर्म्स, x की पावर 9। वैसे तो इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, बट उन सब टर्म्स में पावर 10 से बड़ी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल 7 और 8 ये बन जाएगा 15 एंड सो ऑन, से बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, बट यही वो 4 टर्म्स थी जिनका पावर 10 या 10 से छोटा था। नाउ अब यहाँ पे अपना एक्सपांशन सेम चलेगा।
1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 10। अब सीधे हमको आंसर लिखना है बेसिकली। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। यहाँ पे लिखा है 1, तो इसमें किसका कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, x टू दी पावर 10। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 10 प्लस, सॉरी ये जो पावर है ये यहाँ पे लगेगा, इट शुड बी 10 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 12 c r। r का वैल्यू कितना है, हम लोग 10 का कोफिशिएंट देख रहे हैं, माइनस यहाँ पे नेगेटिव था 7 लिखा हुआ है, 7 है तो अब मुझे यहाँ कितना पावर चाहिए, 3 चाहिए तभी 10 बनेगा। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 5c। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, हमको चाहिए था 3 तो 5c3, r का वैल्यू इक्वल्स टू 3 माइनस, नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 है, सॉरी 8 है तो मुझे कितना चाहिए 2। अगेन 8 ऑलरेडी आ गया, 2 मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ 2 कितना बनेगा, 2 प्लस 3 माइनस 1 मतलब ये बनेगा 4c2 माइनस 9 ऑलरेडी है तो अब यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3c1। ये बनेगा अपना फाइनल आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12c10 इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास 66 माइनस 5c3, 5c3 इज 10 माइनस 4c2 दिस इज 6 माइनस 3, सो ये कितना हो गया 60 माइनस 10 माइनस 3 मतलब फाइनली अपने को आंसर मिल रहा है 47। So basically there are 47 ways in which these three persons ABC can donate collectively rupees 10 under the condition they have 6, 7, 8 rupees respectively. So वही किया हम लोगों ने, अगेन मल्टीनॉमिनल को प्रॉपरली यूज किया एंड मल्टीनॉमिनल को आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि हर एक के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन अपना सेम बना था और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड थे, एक डायरेक्ट यूजिंग नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सेकंड इज थ्रू मल्टीनॉमिनल। मल्टीनॉमिनल क्यों चला, बिकॉज अपर बाउंडेशन था इसलिए अपने पास क्या वर्क किया, मल्टीनॉमिनल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We need to find the number of non-negative integral solutions of this equation. देखो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वहाँ पे कर रखा है, बट आप रिकॉल करोगे तो याद करना, मैंने वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस लिया था। यहाँ पे जो अपने पास 2 हो गया था तो हमने क्या किया था, वो एक बॉक्स को रिपीट करके एंड देन फिर सब केसेस निकाले थे, विच इज नॉट पॉसिबल विद ईच एंड एवरी केस। मल्टीनॉमिनल ने क्या किया, इसको भी सॉल्व करने का एक आसान तरीका दिया आपको, कैसे वो समझना। x3 जो है अपने पास, ये x3 का वैल्यू जो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर मुझे ये क्लियर है कि यहाँ जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल बनेगा। लाइक यहाँ जो नंबर आता है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 3 का मल्टीपल। तो इस पे कंडीशन आती है अपने पास। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ, सो इक्वेशन तो डायरेक्ट दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10, ठीक है, सॉरी थ्राइस ऑफ x3 नॉट x3, थ्राइस ऑफ x3 इक्वल्स टू 10। बट अब यहाँ पे जब मैं कंडीशंस लिखूंगा तो x1 को तो मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव का मतलब वही हुआ, x2 का मतलब भी सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x3 का मतलब भी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर जब मैं इसको मल्टीनॉमिनल में कन्वर्ट करूंगा तो इन दोनों का नेचर अलग होगा और इसका नेचर अलग होगा। देखना कैसे, मल्टीनॉमिनल में लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं पावर में वो वैल्यूज जो ये बन सकते हैं। पहले फर्स्ट चीज को ऑब्जर्व किया तो ये रहेगा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, बिकॉज आई डोंट नो कहाँ तक जाने वाला है। आप लोगों के साथ दिख रहा है 10 तक, बट स्टिल हम लोगों के पास कोई अपर बाउंडेशन है नहीं है, वो बाउंडेशन बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन की वजह से आया है, बट एज सच देयर इज नो बाउंडेशन, तो मैं उसको अप टू इंफिनिटी दूंगा। ठीक है, क्या आई कैन से यही एक्सपांशन चलेगा सेकंड पार्ट के लिए भी, बिकॉज सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, तो इसको तो मैंने स्क्वायर कर दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट को समझना हो क्या रहा है। थर्ड पार्ट में पहला केस तो मैं लिखूंगा x की पावर 0, बट जो इसका सेकंड केस है अब मैं लिखूंगा x की पावर 3। ऐसा क्यों समझना, यहाँ पे एक वैल्यू पहला, चलो x3 अगर 0 हो गया तो वो एक केस है अपने पास, और जब x3 1 होगा तो नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो x की पावर 3 के मल्टीपल में चलेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की पावर 6 एंड सो ऑन, ये भी जाएगा इंफिनिटी, बट स्टिल यहाँ पे सारे 3 के मल्टीपल आए। तो इसी चीज को केयरफुल रहना बस खाली, कि जब अपने पास कोएफिशिएंट 1 है तो सभी पावर 1 के डिफरेंस से चलेंगे, बट जितना कोएफिशिएंट बढ़ाओगे उतने ही डिफरेंस से आपके पावर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है तो पावर भी हो जाएगा 3 का मल्टीपल 0 3 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ आगे का प्रोसेस सेम, मुझे इसमें क्या लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट सीरीज को मैं डायरेक्टली जीपी मान सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स।
सेकेंड सीरीज भी जीपी है, पर दोनों का कॉमन रेशियो अलग है। अगेन अप टू इनफाइनाइट टर्म, सी तो सिंगल टाइम चल रहा है। यहाँ भी सेम मुझे ऑब्जर्व करना है, कोएफिशिएंट एक्स की पावर 10, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ जीपी का फॉर्मूला बनेगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस पार्ट में काम करते हैं, सेम रखते हैं, बिकॉज ये सॉल्व करना वैसे ही आसान है, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू इसको अगर मैं नेगेटिव पार्ट में लेके जाऊंगा तो कॉम्प्लिकेट बन सकता है, तो इसको वैसे ही रख देते हैं। अभी भी क्वेश्चन सेम चल रहा है। नाउ अब इसको मैं कैसा लिख दूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, अब ये अपना टर्म बनेगा 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि x की पावर 10 कोएफिशिएंट क्या है। आई नो 1 2 3 एंड एक टर्म और आएगा x की पावर 9, उन तीनों से अपने को रिलेट मतलब ऑब्जर्व करना है बस खाली। स्टार्टिंग विद फर्स्ट टर्म 1 है, अगर यहाँ पे बना है 1 तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट। x की पावर 10 का कोएफिशिएंट मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 माइनस 1, दैट मीन्स 11 c 10। नेक्स्ट आएगा अपने पास प्लस एक्स क्यूब अगर है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए, मतलब 7 प्लस 2 ये हो गया 9 माइनस 1 8 c 7। नेक्स्ट अपने पास 6 ऑलरेडी आ गया, मुझे क्या चाहिए 4, सो 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, दैट मीन्स 5c4। नेक्स्ट अपने पास 6 के बाद आएगा 9 भी काम का है, सो 9 आ गया तो अब यहाँ पे 1 चाहिए, दैट मीन्स 1 प्लस 2 माइनस 1, तो दिस शुड बी 2c1। बस इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अब आगे जो पावर होगी वो 9 से बड़ी हो जाएगी। तो ये होना चाहिए अपना आंसर 11c10, मतलब 11 प्लस 8c7 8, 5c4 5, 2c1 is 2। सो फाइनली अपने को आंसर मिलेगा 11 प्लस 8 19 प्लस 2 21 प्लस 5। There are 26 ways, there are 26 possible solution of this equation such that x1, x2 and x3 will be a non-negative integer basically. So again कहीं ना कहीं मल्टीनोमियल को यूज किया, और अब अपना बेनिफिट क्या हो गया कि जो इक्वेशन को हम डायरेक्टली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस कोएफिशिएंट, अब उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ सोचो, नाउ यू कैन सॉल्व मल्टीपल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस भी। लाइक इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा लिख दूं ट्वाइस x1 थ्राइस x2 4 टाइम्स x3, अब भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू जो भी होगा, बिकॉज अब लॉजिक अपने को मिल गया है। तो नाउ वी कैन यूज मल्टीनोमियल थ्योरम फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो चैप्टर का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखते हैं, व्हिच इज एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, दिस प्रिंसिपल प्योरली वर्क्स अपॉन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ फॉर्मूले में रिवाइज करूंगा, उसके हेल्प से हम लोग नए फॉर्मूले फॉर्म करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 सेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 सेट सिस्टम, तो हम कुछ ऐसा वन डायग्राम बनाते थे जिसके लिए लेट अस से ये A हुआ, ये B, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करें अगर अपने पास 3 सेट का कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक दिस वी हैव A, B एंड C, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये रिकॉल क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है, समझना। ये जो A यूनियन B या फिर A यूनियन B यूनियन C लिखा है, इसका मतलब होता था और। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने को एक ही क्वेश्चन में 2 इवेंट के और का कंडीशन बोलता है कि आइदर इवेंट A शुड हैपन और इवेंट B शुड हैपन, बट हम वो केस भूल जाते हैं जहां पे A और B दोनों साथ में हो रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग सिर्फ A और B को सेपरेट निकाल के ऐड नहीं करते, वी यूज दिस फॉर्मूला। आप खुद सोचो, सपोज करो मेरे पास एक लिमिटेड कंडीशन है, एक कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर A इवेंट भी पॉसिबल है और B भी पॉसिबल है। मुझसे पूछा फाइंड द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A और B। ठीक है, तो A और B, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A और B को दोनों को ऐड कर दो, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर A और B में कुछ कॉमन इवेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करो,
द रीजन बी कि वो जो कॉमन इवेंट है वो ए में ऐड हो चुका है, वही कॉमन इवेंट बी में भी ऐड हो चुका है, तो आपको उसको 2 बार ऐड नहीं करना था, आपको उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही केस अगर 3 इवेंट में चलेगा, लाइक ए बी और सी 3 इवेंट है, मुझे तीनों में से किसी भी के होने का चांस निकालना, लाइक ए और बी और सी, तो अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। बट सपोज करो यू हैव मेनी इवेंट्स, लाइक मैंने बोला n ऑफ ए आई या A1 यूनियन A2 अप टू AI, आपके पास I इवेंट हो रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो इन दोनों से आपको एक पैटर्न मिला है, उस पैटर्न को समझने का ट्राई करो। पैटर्न कैसा है? सबसे पहले आता है समेशन ऑफ AI, मतलब जो सिंगल सेट है, सॉरी समेशन ऑफ n AI, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली, जो अपना सिंगल सेट है उन सब का एडिशन, माइनस समेशन ऑफ n ऑफ AI यूनियन AI, मतलब जो भी दूसरे होंगे अपने पास, लेट अस से यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया I1 यूनियन I2, ठीक है। मतलब बेसिकली जो 2-2 वाले कॉम्बिनेशन थे उनको रिमूव किया। नेक्स्ट प्लस अब जो 3 वाले कॉम्बिनेशन है I1 I2 I3, सॉरी यहाँ पे अपना इंटरसेक्शन कॉमन रिमूव करते हैं ना हम लोग हमेशा, सो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। अब जो 3 वाले कॉम्बिनेशन है उनको ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ना हो जाए। लाइक वही तो हमने ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो n ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस में, ए इंटरसेक्शन बी माइनस में। 3 एलिमेंट थे तो सिंगल वाले प्लस, डबल वाले माइनस, थर्ड वाला वापस से प्लस। वैसे ही जब ith एलिमेंट होंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा, माइनस, डबल वाले नेगेटिव, प्लस, ट्रिपल वाले नेगेटिव। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल मुझे यही चीज वापस से मिल जाती है इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, कि हमको कैसे किस चीज को ऑब्जर्व करना है। इसी को और अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, इसी का एग्जाम्पल लिखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से या 5 से, किससे भी हो सकता है, ठीक है। अब देख यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, कि इवेंट भले 3 है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, बट तीनों को सेपरेटली निकाल के आप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज कुछ केसेस रिपीट होंगे। लाइक मैंने बोला 10 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, तो वो 2 वाले में भी काउंट हुआ, 5 वाले में भी काउंट हुआ, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। 30 जो है वो तीनों से डिविजिबल है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सेट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट पहले क्वेश्चन को या इवेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करो। लाइक मैंने ए इवेंट डिफाइन किया, ए इज डिविजिबल बाय 2, ये हुआ। बी डिफाइन किया डिविजिबल बाय 3 एंड सी डिफाइन किया डिविजिबल बाय 5, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फॉर्म किया बिकॉज या तो नंबर 2 से डिविजिबल हो या 3 से या 5 से, और बोला है मतलब मल्टीपल से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सो इसका हमने फॉर्मूला लिखा था n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब मुझे हर एक टर्म की प्रॉपर्ली वैल्यू निकालनी है, वो समझना कैसे। सबसे पहले n ऑफ ए का मतलब हुआ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोग, टोटल 1000 नंबर्स है, सो 1000 बाय 2 का जीआईएफ ये कितना आ जाएगा 500। नेक्स्ट इज n ऑफ बी, नंबर जो 3 से डिविजिबल है, डायरेक्टली 1000 बाय 3 इसका जीआईएफ ये कितना आ जाएगा 333। नेक्स्ट इज n ऑफ सी, नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 1000 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 200। ये तो सिंपल हो गए, n ऑफ ए, n ऑफ बी, n ऑफ सी। नाउ सेकंड केस, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे हमको केयरफुल रहना है, वो नंबर्स जो a और b दोनों से डिविजिबल हैं, a is 2, b is 3, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 6, तो मतलब बेसिकली मुझे 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो दिस शुड बी 1000 बाय 6 का जीआईएफ, ये कितना आ जाएगा अपने पास, दिस शुड बी 166। नेक्स्ट n ऑफ b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो गया, वो नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो इनका एलसीएम इज 15, तो ये आना चाहिए 1000 बाय 15,
इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सो दैट इज 200/3 66 हो गया अपने पास। नेक्स्ट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन c नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5, ठीक है, मतलब 10 के मल्टीपल। सो जब 1000 को आप ऑब्जर्व करोगे 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो आई थिंक यू विल गेट 100 नंबर्स। नेक्स्ट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इन तीनों का एलसीएम 2, 3, 5, दैट कम्स आउट टू बी 30। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000/30, ये आना चाहिए अपने पास 33, या इट शुड बी 33 नंबर्स। नाउ हर एक वैल्यू आ चुका है, हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n ऑफ a कितना आया है 500 प्लस n ऑफ b इट इज 333 प्लस n ऑफ c it is 200 minus a intersection b it is 166 minus b intersection c it is 66 minus a intersection c it is 100 plus n of a intersection b intersection c it is 33। so simplify कर लेते हैं इसको, 500 minus 500 plus 200 700 plus 333, this becomes 1033 plus 33, so this becomes 1066। नेगेटिव में कितना आ जाएगा, 166 और 166, दिस इज 332। या सो फाइनली आवर आंसर शुड बी, यहाँ पे आ जाएगा 4, दिस इज 3, दिस इज 734। सो देयर आर 734 नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by 2 or 3 or 5 or at least one of them you can say। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। सो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि मल्टीपल इवेंट्स काउंट हो रहे थे। हमने जो इसके पहले क्वेश्चंस किए हैं नॉर्मल पीएनसी के थ्रू, वहां पे क्या था कि एक ही इवेंट के होने के मल्टीपल वेज थे, तो इसलिए हम क्या बोलते थे, अप्लाई एडिशन थ्योरम a प्लस बी। पर यहाँ पे वो कॉमन वेज या उन वेज के अंदर कुछ कॉमन भी आ रहा था अपने पास, तो उस कॉमन को डबल काउंट ना करना, दैट इज नथिंग बट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the number of combinations of the letters of the word toy car in which neither toy nor car comes in same pattern। कहने का मतलब ये है कि टोटल में से अपने को वो अरेंजमेंट निकालने हैं जिसमें टॉय, ये जो पूरा वर्ड है टॉय, ये एक साथ नहीं लिखना चाहिए, एंड सेम कार भी एक साथ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या होगा समझना, नॉर्मली हमको इसका अप्रोच पता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं नेगेटिव अप्रोच, ठीक है। टोटल केसेस माइनस वो केस व्हेन टॉय कम टुगेदर, टोटल केसेस माइनस वो केस जहां पे कार कम्स टुगेदर, बट यही यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होता है, इसको मैं इस तरीके से मानता हूं, टोटल केसेस माइनस केसेस व्हेन टॉय कम्स माइनस केसेस व्हेन कार कम्स प्लस। अब ये प्लस क्यों समझना, सो बेसिकली इट्स अ टू इवेंट क्वेश्चन, n ऑफ a यूनियन b, ये करेक्ट है। सो n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या था अपने पास, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। वो सब्ट्रैक्शन इसलिए करते थे बिकॉज एक केस डबल काउंट होता था। यहाँ भी सेम चीज है, जब टॉय साथ में आया तो क्या मैंने बोला कार साथ में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक केस काउंट हुआ है जहाँ पे टॉय कार दोनों साथ में है, यहाँ पे भी एक केस काउंट हुआ जहाँ पे टॉय कार दोनों साथ में है, तो वो केस दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मुझे उसी केस को ऐड करना पड़ेगा, प्लस केसेस व्हेन टॉय एंड कार कम्स टुगेदर। सो बेसिकली ये होगा अपना फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल केसेस, टोटल केसेस का मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन। सो जो वर्ड है अपने पास टॉय कार, इट कंटेन्स 6 डिफरेंट लेटर्स, तो 6 डिफरेंट को अरेंज करने के बेस कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल, माइनस केसेस व्हेन टॉय कम्स टुगेदर, जब कोई ऑब्जेक्ट साथ में आता है तो उसको हम एक मान लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, तो आई वुड से दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये 1 2 3 4 टोटल हो गए अपने पास 4 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी एक मिस्टेक करते हो वो समझना, हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कुछ ऑब्जेक्ट साथ में चाहिए तो उनको एक मान लो और इंटरनली अरेंज करो। यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, द रीजन बीइंग कि मुझे वर्ड टॉय चाहिए
इन सेम पैटर्न, इन सेम ऑर्डर, मैं उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। मतलब उसमें एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि टॉय इसी कंडीशन पे आना चाहिए, अदरवाइज वो OTY, YOT सब केसेस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस जो लॉजिक टॉय के लिए यूज किया वही लॉजिक यहाँ भी यूज करेंगे। केसेस व्हेन कार कम्स, तो अब क्या हो जाएगा TOY, तो एज इट इज कार को अब मैं सिंगल अल्फाबेट बोल दूंगा। सो अब ये सिंगल यू कैन से ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लूंगा। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 फैक्टोरियल प्लस वो केस व्हेन टॉय एंड कार बोथ कम्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ओनली। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑल्दो दे कांट अरेंज देमसेल्फ इंटरनली, बट खुद को तो अरेंज हो सकते हैं, टॉय पहले या फिर कार पहले, तो इनके अरेंजमेंट के बेस कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। ये अपने सारे केसेस काउंट हो गए। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720, 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 फैक्टोरियल इज अगेन 24, 2 फैक्टोरियल इज 2। सो यहां बनेगा अपने पास 722 पॉजिटिव -48 नेगेटिव। सो कितना आ जाएगा 12 minus 8 becomes 4, 71 minus 4 becomes 67. So there are 674 possibilities in which you can have neither toy nor car comes in the same pattern.